अब हम इंक्लाइन प्लेन और वेज के एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है और सपोज ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। अब नॉर्मली हमें एक एंगल की जरूरत पड़ती है, जैसे इस पे अगर कोई बॉडी रखी है तो उस पे एक वेट होगा वर्टिकल। कुछ बच्चे वेट को भी ऐसे बना देते हैं। अब प्लेन इंक्लाइन होने से mg जो होगा उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। सपोज ये चौक है, आप इसे कैसे भी रखो, अर्थ इसे अपने सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट करती है, तो ऐसे हो या ऐसे हो mg विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, देयरफॉर इट इज रॉन्ग। हम mg ऐसे बनाएंगे। तो यूजुअली हमें एंगल की जरूरत होती है और ये एंगल एक बार आप समझ लो कैसे लिखना है, उसके बाद डायरेक्टली आपको एंगल मार्क करना होगा। रिपीटेडली आपको ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल 90 डिग्री, ये मैंने जो बनाया नॉर्मल टू द सरफेस बनाया, परपेंडिकुलर। अब ये एंगल थीटा है, ये 90, देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस टोटल इज 90, देयरफॉर दिस एंगल विल बी थीटा। ओके, तो इसमें ये वर्टिकल हुआ और ये नॉर्मल। वर्टिकल और नॉर्मल के बीच एंगल वही है जो इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से, और ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट टू दिस है, तो ये भी थीटा होगा। तो आप इसको डायरेक्टली मार्क करेंगे एंगल को कि इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है वर्टिकल का नॉर्मल से वही एंगल बनता है, और वर्टिकली डाउनवर्ड से डाउनवर्ड नॉर्मल का, वर्टिकली अपवर्ड से अपवर्ड नॉर्मल का एंगल सेम बनता है। तो ये एंगल को आप डायरेक्टली मार्क करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर mg है, सपोज यहां पे कोई बॉडी रखी हुई है, तो इसका एक वेट होगा विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg। तो हमें यूजुअली एक्सिस ऐसे सिलेक्ट करनी होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सपोज ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा बनेगा। सपोज एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन ही बना देते हैं। दिस इज अ बॉडी प्लेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फोर्सेस बना लेंगे बॉडी की। एक तो इसका वेट है, दूसरा इसका नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से आया। यहां एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन वाली वही चीज, वही पॉइंट जो आपने पहले पढ़ा है। ये बॉडी इस सरफेस को डाउनवर्ड पुश करती है, तो ये सरफेस इस बॉडी पे इसका रिएक्शन लगाएगा। दीज आर एक्शन रिएक्शंस, इसी को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसको डायरेक्टली बना लेने में बेनिफिट होता है, हमें अलग से डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे बन जाएगा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑन द बॉडी। सो दीज आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। इज देयर एनी अदर फोर्स? नो, देयर इज नो अदर फोर्स, देयर इज ओनली वन, दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड mg। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सिस सिलेक्ट करना। हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह यहीं ट्रीट कर लेंगे, अलग से डायग्राम बनाने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब एक्सिस बनाने के लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना होता है? दो पॉइंट्स है। नंबर वन, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप एक्सिस कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है तो वन एक्सिस मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये बॉडी अगर स्लाइड करेगी तो ऐसे ही करेगी ना, तो एक बात कंफर्म है कि इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो वी चूज दिस एज एक्स एक्सिस, देन दिस विल बी y axis. These are the axes. अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है FBD का? हमें इसके कंपोनेंट्स करने। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये mg cos थीटा और दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा। अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, m से m कैंसिल हुआ, a आ गया यहां से g sin थीटा
and these two forces balance. These two forces balance. n की वैल्यू mg cos थीटा हो गई और एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा. तो इसमें हमें कंपोनेंट करने हुए जो पहले हमारे सामने नहीं आए थे कंपोनेंट वाले, और एक्सिस का सिलेक्शन और कंपोनेंट्स किस तरह से करते हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए. इसमें इंक्लाइन प्लेन का मैंने एंगल वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया जो बहुत काम आएगा तुम्हारे, कि हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल होता है वही वर्टिकल से नॉर्मल का एंगल बनता है. नॉर्मल अपवर्ड हो तो वर्टिकल अपवर्ड, नॉर्मल डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड से सेम एंगल थीटा बनाते हैं. तो आप ये डायरेक्टली कंपोनेंट लिख सकते हो. और इंक्लाइन प्लेन में तो अगर एक्सिस ऐसे सेलेक्ट कर ली, इट इज क्वाइट कॉमन टू राइट डायरेक्टली द कंपोनेंट्स ऑफ mg. आप mg लिख के एंगल वैंगल ना लिखेंगे, सीधा सीधा सा ये n mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा डायरेक्टली इफ द एक्सिस आर सेलेक्टेड दिस वे. कभी कभी एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेनी होती है, तब आपको फिर बेसिक से करना है, mg बनाना होगा, नॉर्मलेशन बनाने होंगे और उसके अकॉर्डिंगली डील करना होगा. ये वेज का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था मैंने. अब एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा मैं वेज का, जिसमें पुली भी लगाई हुई है, पुली सिस्टम भी बनाया हुआ है. सपोज एक वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है, ये थीटा एंगल है और यहां एक ये स्ट्रिंग एक पुली के ऊपर से पास हो रही है. और एक मास यहां पे सस्पेंडेड है. फॉर एग्जाम्पल दिस थीटा इज 37, दिस वेट इज 2 kg एंड दिस इज 5 kg. अब सबसे पहले तो ये डाउट होता है कि किधर को मूव करेगा सिस्टम, ये नीचे आएगा ब्लॉक या ऊपर की तरफ जाएगा. इसको पहले हमें चेक करना चाहिए वैसे प्रॉपरली कि जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं दोनों तरफ, यानी पुलिंग फोर्सेस जो बॉडी को चला रहे हैं, इस बॉडी को चलाने वाला फोर्स होगा mg का कंपोनेंट mg sin थीटा, और इसको चलाने वाला फोर्स है इसका वेट 2g. इस mg sin थीटा को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, m इज 5 इंटू g इंटू साइन 37. साइन 37 इज 3/5, देयरफॉर इट इज 3g. तो अब कंफर्म हो गया कि इन दोनों ब्लॉक्स पे जो पुलिंग फोर्सेस हैं, इस साइड में 2g है और इस साइड में 3g. दिस फोर्स इज लार्जर, देयरफॉर दिस सिस्टम मूव्स दिस वे. दैट मीन्स ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये डाउनवर्ड आएगा. अब इक्वेशंस लिखना आसान है, आप इसको लिखो सीधा 3g माइनस t. इसका टेंशन ऐसे 5a. एक्चुअली इट्स मास इज 5, therefore net force will be ma, mass into acceleration, and on this block t minus 2g equal to 2a. ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, therefore t must be larger than its weight. अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड फोर्स ग्रेटर होगा डाउनवर्ड से. इसमें ये पुलिंग फोर्स है mg sin थीटा माइनस टी इक्वल टू ma. m इज 5. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशंस. ये t कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करोगे, इट विल बी 1g एंड विल बी 7a. तो a की वैल्यू g/7. आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, g की वैल्यू 9.8 या जो भी, उससे फिर t भी आप फाइंड कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. दिस इज हाउ वी अप्लाई एफपीटी इन इंक्लाइन प्लेन क्वेश्चंस. इनमें आपको मेनली ध्यान रखना है कि जो पुलिंग फोर्स होता है mg नहीं होता बल्कि mg sin थीटा है, और कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होते बल्कि along the surface and perpendicular to the surface. जैसे इसमें नॉर्मल रिएक्शन है, एक दूसरा फोर्स है mg cos थीटा. हमें यहां जैसे इसके पिछले क्वेश्चंस में भी हमने देखा, नॉर्मल रिएक्शन वाली इक्वेशंस की अभी तक हमें जरूरत नहीं पड़ रही. यूजुअली उनकी जरूरत पड़ती है फ्रिक्शन में और कहीं भी पड़ सकती है दूसरे क्वेश्चंस में भी. अब डबल इंक्लाइन भी होता है कभी कभी, जैसे ये एक डबल इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं हम दोनों साइड में. एक ब्लॉक इस साइड में लगा हुआ है
और एक ब्लॉक इस साइड में। सपोज ये एंगल अल्फा, ये मास m1, ये एंगल बीटा, ये मास m2। आप इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। इसका पुलिंग फोर्स होगा m1g साइन अल्फा, इसका पुलिंग फोर्स है m2g साइन बीटा। अब अगर ये फोर्स ग्रेटर है तो ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा m1g साइन अल्फा की डायरेक्शन में, दैट मीन्स m1 विल कम डाउन। और अगर ये ग्रेटर है तो ये इधर को मूव करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है। और उसी तरह से आप इक्वेशंस बना सकते हैं जैसे पहले बनाई थी। इसके लिए आपको मैं फॉर्मूले दे रहा हूं, दो फॉर्मूले, आप उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन तो बहुत ही आसान होता है लिखना, वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एंड फॉर टेंशन द फॉर्मूला इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बिल्कुल इसी तरह से इक्वेशंस लिख के जैसे इसमें की थी हमने, तो उससे ये सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इसकी इक्वेशन बनेगी m1g साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू m1a, और इसकी इक्वेशन बनेगी t माइनस m2g साइन बीटा इक्वल टू m2a। ये सॉल्व किए जा सकते हैं। ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये डिफरेंट सिचुएशंस में आपको कैसे अप्लाई करना है, इसका मैं एक आइडिया देता हूं। जैसे अगर हम एक ये वाला क्वेश्चन कंसीडर करें जिसमें पुली मास सिस्टम है, जिसमें एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और एक वर्टिकल है। हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं जो अभी हमने रिजल्ट लिखा है। हम ये अगर मान लें कि ये वाला सरफेस हो जाए हॉरिजॉन्टल, दिस वन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल एंड दिस बिकम्स वर्टिकल, देन द सिचुएशन विल बी दिस। ये सरफेस को हॉरिजॉन्टल कर दिया और इसको कर दिया वर्टिकल। तो इस केस में अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो बीटा विल बी 0 फॉर दिस। जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 0, और ये वाला जो वर्टिकल बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल हो जाएगा 90। अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें इसमें तो हमें इसकी एक्सेलरेशन और टेंशन मिल जाएंगी। यहां पे आ जाएगा ये a इक्वल टू m1 साइन अल्फा विल बी 1, m2 साइन बीटा विच इज 0, इट विल बी m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमने कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन में अप्लाई किया था, आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली टेंशन हम लिख सकते हैं। सिंपल एटवुड मशीन वाले जो मैंने डायरेक्ट बोला था रिजल्ट काम आ जाते हैं, उनको देखें इससे वेरीफाई करके। ये सिंपल एटवुड मशीन है, इसमें दोनों स्ट्रिंग्स वर्टिकल हैं, दोनों ब्लॉक्स वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो दोनों प्लेन्स हैं इनको आपने वर्टिकल कर दिया ऐसे। अगर ये भी वर्टिकल हो जाए और ये भी वर्टिकल, इट विल बिकम सिंपल एटवुड मशीन। देन इन दैट केस अल्फा एंड बीटा बोथ विल बी 90। और ये वैल्यूज अगर हम इसमें डाल दें तो ये हो जाएगा m1 sin 90 दैट इज 1 माइनस m2, ये यहां से आप देख सकते हो sin 90 भी 1 हो जाएगा, ये भी sin 90 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और 1 ये बन जाएगा 2। और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, एंड टेंशन विल बी इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये कुछ देर पहले ही हमने रिजल्ट्स निकाले थे। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन वाले दो फॉर्मूले हैं, इनको आप डिफरेंट सिचुएशन में लगा सकते हो। ऐसी सिचुएशन में लगा सकते हो, वेज वाला जो एक एग्जांपल हमने किया था उसमें लगा सकते हैं, एटवुड मशीन में लगा सकते हैं। वेज वाला ये रहा, इसमें एक ब्लॉक तो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और दूसरा वर्टिकली सस्पेंडेड है। अगेन इन दिस सिचुएशन हम एक एंगल को तो मान ले 90 और दूसरा हो गया थीटा, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ये m1 है, अल्फा 90, ये m2 और बीटा की वैल्यू थीटा। तो विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन। तो ये एक वेज वाला जो फॉर्मूला है
एक्सेलरेशन और टेंशन का, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में इस तरह से, इससे कंपेयर करके। एंड अगेन मैं यहां पॉइंट आउट कर दूं, ये फ्रिक्शन लेस सरफेसेस के लिए है, फ्रिक्शन वाले सरफेसेस के लिए नहीं। एक और पॉइंट, ये जो एक्सेलरेशन है इसको आप डायरेक्टली इन जनरल लिख सकते हैं बाय सिंपली फाइंडिंग द पुलिंग फोर्सेस। एक्चुअली जो टेंशन है इसका, पुली जो होती है, स्ट्रिंग जब पुली के ऊपर से पास होती है तो पुली का जो बेसिक काम है वो है टेंशन की डायरेक्शन बदलना। सपोज हम इसे ऐसे पुल कर रहे हैं नीचे इस स्ट्रिंग को, और ये यहां एक मास इससे कनेक्टेड है इस स्ट्रिंग से, एक पुली सिस्टम है। तो हमने फोर्स लगाया वर्टिकल, जबकि इस ब्लॉक पे फोर्स पहुंचा हॉरिजॉन्टल। तो पुली जो बेसिकली काम करती है वो सिंपली इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप यहां देखो, अगर इसे पकड़ के कोई ऐसे पुल करे डाउनवर्ड तो फोर्स होगा डाउनवर्ड, इस पे जो एप्लीकेशन है, जबकि इस ब्लॉक पे फोर्स आएगा अपवर्ड। तो ये पुली की वजह से हुआ फोर्स की डायरेक्शन चेंज। तो पुली का जो मेन वर्क है वो है टू चेंज द डायरेक्शन। इसी चीज को अगर हम ध्यान में रखें और हम फोर्सेस बना लें जो पुलिंग फोर्सेस हैं, सपोज ये एडवर्ड मशीन के पुलिंग फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर है इसमें और एक इधर लगा हुआ है, ये होगा M1G, ये मास M2 है, दिस इज M2G, ये टेंशंस। तो इधर जो पुलिंग फोर्स है वो M1G, इधर M2G। अगर हम इसको सीधा कर दें सिस्टम को लाइक दिस, तो इस पे पुलिंग फोर्स हुआ M1G और इस पे हुआ पुलिंग फोर्स M2G। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट पुलिंग फोर्स M1G माइनस M2G। तो नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास विल बी द एक्सेलरेशन। वी कैन राइट द एक्सेलरेशन डायरेक्टली। तो आप ये अप्रोच एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग पुली सिस्टम जो है सिंपली डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बदलता है। आप उसे स्ट्रेट करके पुलिंग फोर्सेस बना लो और नेट फोर्स इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। इट इज नॉट डिफिकल्ट, एक्चुअली इट इज इजी टू फाइंड द एक्सेलरेशन इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब मैं एडवर्ड मशीन का एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे ये एक सिस्टम में तो यहां मास है फॉर एग्जांपल M1, तो इसका वेट हो जाएगा M1G। यहां मास है M2 और ये सस्पेंडेड है पुली। दूसरे केस में हमने क्या किया, एक साइड में फोर्स लगा दिया M1G के इक्वल और इधर मास है M2। इस केस में आपको पता है टेंशन, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। वही सब M1G फोर्स बनाओगे या M2G बनाओगे तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली आ जाएगी M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। ये तो एक्सेलरेशन और टेंशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपने M1G के इक्वल एक फोर्स लगाया है, ये वेट नहीं है यहां पे। तो स्ट्रिंग पे एक्चुअली जो फोर्स लगता है वो इसकी टेंशन बनती है। इस केस में देखने में तो ऐसा लग रहा है दोनों पे पुलिंग फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन दोनों सिचुएशंस डिफरेंट है। डिफरेंस आता है इस सेंस में कि ये M1G को मूव करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए कोई नेट फोर्स की जरूरत होती है। तो जो टेंशन आएगी इसमें वो M1G के इक्वल नहीं आएगी, ये बनेगा M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। तो ऑब्वियसली T और M1G दे आर नॉट इक्वल। T इज स्मॉलर देन M1G हियर, बट इन दिस केस दिस फोर्स बिकम्स द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। Here T is equal to F, and in this manner these two situations are different. अब यहां अगर एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली यहां तो ब्लॉक है ही नहीं कोई, एक ब्लॉक यही है, इस पे T या F लगा हुआ है। F अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, तो इस पे नेट फोर्स बनेगा F माइनस M2G
डिवाइडेड बाय मास, और F की वैल्यू हो गई m1g, तो इट विल बी m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाय m2. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन इन दिस केस एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, क्योंकि यहां पे यही फोर्स इस पे पुलिंग फोर्स बन जाता है. नेट फोर्स इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं एटवुड मशीन का. और वो ये है, इस पे दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं एक साइड में. सपोज ये m1, ये m2 और ये m3. हमें इस टेंशन को बताना है दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो स्ट्रिंग है. ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग की टेंशन और ये डिफरेंट होंगी क्योंकि स्ट्रिंग्स डिफरेंट है. तो अब ये फाइंड करने के लिए क्या करें, आप पहले इन दोनों बॉडीज को एक एज्यूम कर लो, सिंगल. वी ट्रीट देम एज अ सिंगल बॉडी. सपोज ये मास हो गया m3, m4. नाउ वी हैव टू मास सिस्टम. इट इज सिंपल एटवुड मशीन. ये मास m4, ये m3, और सपोज m4 ग्रेटर देन, ये वैल्यूज हमें गिवन होंगी, विच वन इज ग्रेटर. इनका टोटल मास m3 से अगर ग्रेटर है सिस्टम नीचे आएगा, अगर m3 इनके टोटल मास से ग्रेटर है तो m3 नीचे आएगा और ये ऊपर जाएंगे. तो वो डिपेंड करता है वैल्यूज पे. तो अगर ये m4 ग्रेटर है तो आप टेंशन लिख सकते हो. You can find acceleration actually. First find acceleration of the system. It will be m4 minus m3 divided by m4 plus m3 into g. Once you got the acceleration, you can find this tension easily. How do you find this acceleration? Break the diagram at this point. और एक ये वाली बॉडी कंसीडर कर लो, नीचे वाली. It is m1. इस पे टेंशन T ऊपर लगा है और m1g नीचे की तरफ लगा है. तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. m1 into g plus a, and we can put the value of a from this equation. ये m4 की वैल्यू सिंपल है, m1 plus m2 पुट कर सकते हैं और ये एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. अब मैं एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, आप पहले से नोट कर लो. आई थिंक ये मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी इजी है. आपको क्या करना होगा, इन दोनों बॉडीज को सिंगल एज्यूम करके सिंपल एटवुड मशीन का कॉन्सेप्ट लगा दो, उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा. फिर एक सिंगल बॉडी कंसीडर कर लो और इसके लिए टेंशन का आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं. T माइनस m1g इज इक्वल टू m1 है और a की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे, टेंशन आ जाएगा. अभी तक जो हमने स्ट्रिंग्स पढ़े हैं उनमें थी लाइट स्ट्रिंग. अगर स्ट्रिंग हैवी हो जाए तो क्या करें. हैवी रोप्स या रॉड वगैरह दी होती हैं, उनमें टेंशन थ्रू आउट सेम इन जनरल नहीं होती. इन जनरल मैंने इसलिए बोला है कि कई बार सेम हो भी सकती है, कई बार नहीं भी होती. सपोज ये एक रोप है, इट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. और इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया हमने. सपोज इट्स लेंथ इज L एंड मास इज M. एंड फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू फाइंड द टेंशन एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच द फोर्स इज अप्लाइड. वी हैव टू फाइंड टेंशन एट दिस पॉइंट. अगर टेंशन फाइंड करना है कहीं, तो मैंने जैसे पहले भी एक बार डिस्कस किया कि ये जो दोनों पार्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एक्शन रिएक्शन, दैट विल बी टेंशन. तो वो टेंशन फाइंड करने के लिए आपको यहां पे डायग्राम को ब्रेक करना होगा. तो अगर हम डायग्राम को ब्रेक कर दें यहां, ये पार्ट पे फोर्स लगा है F, तो ये जो पार्ट है स्मॉलर पार्ट, सपोज ये मास m1 है, ये m2 है, तो ये m1 इस m2 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा और m2 m1 पे इसका रिएक्शन फोर्स लगाएगा. ये ही टेंशन है. वी हैव टू फाइंड दिस टेंशन. इन क्वेश्चंस में जो एक प्रॉब्लम, जो छोटी सी प्रॉब्लम है, वैसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
जो यूजुअली बच्चों को आती है, जिस पे ध्यान नहीं करते या जिसकी वजह से डिफिकल्ट लगते हैं, वो है इन मासेस की कैलकुलेशन। और ये ऐसा है जैसे वो दो ब्लॉक सिस्टम आपने पढ़ा है, इस पे नेट फोर्स F माइनस टी, ये इस पे नेट फोर्स T लगेगा, बाकी नॉर्मल रिएक्शंस होंगे, तो पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वो सब लगा सकते हो आप, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। लेकिन एक आसान सा तरीका आप इसको कंसीडर कर लो, जैसे उनमें किया था कि जो पीछे वाले ब्लॉक्स हैं उन्हें ले लो इकट्ठा, तो ये तो एक ही ब्लॉक है, T इज इक्वल टू M2A, और ए आप इनिशियली फाइंड कर लो। इनिशियली आपको क्या करना था कि दोनों बॉडीज या तीन बॉडीज जो थी ब्लॉक वाला सिस्टम, उसमें सबको एक बॉडी मान लिया, ये तो एक्चुअल में है ही एक बॉडी, इसको हमने ब्रेक किया है, तो इसका एक्सेलरेशन लिखना बहुत सिंपल है, इट इज हाउ मच F बाय मास। अब प्रॉब्लम रह गई इस M2 की, एंड इट इज आई थिंक नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि आपको क्या करना है, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो पहले, यू विल गेट मास पर यूनिट लेंथ M by L, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम किसी पोर्शन की लेंथ से इसे इंटू कर दें तो उस पोर्शन का मास आ जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ का मास हमारे पास है, एक लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो उस लेंथ का मास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल M1 कैलकुलेट करना है, तो इसकी लेंथ है x, तो इंटू x कर दो। हमें फाइंड करना है M2, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इंटू द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, इट इज L माइनस x, therefore it is M. We can put the value of M2 in this equation and it will be how much, M by L, L minus x, F by M, M से M कैंसिल हो गया और हमें टेंशन मिल गई। तो we can find the tension this way। तो क्या करना होगा टेंशन फाइंड करने के लिए, पहले ब्रेक कर दो डायग्राम को उस पॉइंट पे जहां टेंशन फाइंड करनी है, ब्रेक करने के बाद फिर अलग अलग फोर्सेस बना लो। एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू एमए से, तो टोटल मास से डिवाइड कर दो फोर्स को, यू विल गेट एक्सेलरेशन। इस पोर्शन को कंसीडर किया तो इसका मास फाइंड कर लिया, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन। सो दिस इज हाउ वी फाइंड टेंशन इन अ हैवी रोप। इफ द रोप इज वर्टिकल देन व्हाट हैपेंस, सपोज ये एक रोप वर्टिकल है, और हमें यहां टेंशन बतानी है एट डिस्टेंस x फ्रॉम द लोअर एंड, द टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज L। नाउ इसका मास सपोज m है, तो जैसे मैंने भी कॉन्सेप्ट बताया था, करना क्या होगा, आपको यहां से डायग्राम को ब्रेक करना है, तो इस डायग्राम को आप कर दो ब्रेक इस जगह से, और अब की बार तो ये लेट इट्स मास इज M1, दिस टाइम इट इज एट रेस्ट, इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो जो अपर पार्ट है इस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, एंड दैट विल बी सपोज T, दिस इज टेंशन। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो T इज इक्वल टू M1G, और इस M1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं टोटल मास बाय टोटल लेंथ, दिस विल बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन x, दिस इज द टेंशन। और ये आप देख सकते हो दिस टेंशन डिपेंड्स ऑन x, और अभी जो हॉरिजॉन्टल रोप जो एक्सेलरेटेड था उसमें हमने टेंशन फाइंड की थी, वो कुछ ऐसे आई थी, ये फोर्स F है, इससे x डिस्टेंस पे हमने टेंशन फाइंड की, इस टेंशन की वैल्यू आई F अपॉन L इंटू L माइनस एक्स, दिस वॉज टेंशन। अब आप देख सकते हो दोनों में ही ये टेंशन x पे डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स टेंशन डिपेंड्स on this x, that means at different points tension is different. Similarly यहां इस एंड के लिए देखो आप x को 0 डालो, x is 0, तो टेंशन आ जाएगी F by L into L, तो टेंशन विल बी F। और जैसे जैसे x बढ़ रहा है ये टेंशन कम हो रही है। इस एंड के लिए देखो, इसमें x की वैल्यू अगर हम पुट करें इट विल बी L, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, तो ये L डाला यहां पे, L माइनस L विल बी 0, टेंशन एट दिस पॉइंट इज 0। क्योंकि टेंशन एक्चुअली जो रोप के दोनों पार्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे उसे टेंशन कहते हैं। इस पॉइंट पे हमने फोर्स F लगाया रोप पे, तो इस पार्ट पे फोर्स F लगा, यही टेंशन बन गई। यहां ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इस एंड पे कोई दूसरा पार्ट ही नहीं है इस तरफ, तो टेंशन विल बी 0।
सिमिलरली यहां इसका लोअर एंड पे कोई पार्ट नहीं जो इसे पुश कर रहा हो या पुल कर रहा हो। एट दिस पॉइंट द टेंशन मस्ट बी जीरो, और वो यहां से आपको क्लियर है, एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो टेंशन जीरो आ जाएगी। और इस एंड के लिए एक्स की वैल्यू एल डालोगे, एल पुट करें यहां पे, इट विल बी एम जी। इट मीन्स कि इस पॉइंट पे टेंशन टोटल वेट, क्योंकि उस पॉइंट पे टोटल वेट एक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं। एंड ऑन द सिमिलर बेसिस आप ये फाइंड कर सकते हो कि रोप अगर वर्टिकली अपवर्ड मूविंग है, ऐसे फोर्स लगाए और आपको टेंशन बतानी है, तो आप सपोज यहां टेंशन फाइंड करना चाहते हैं, तो ये वैसे ही है जैसे वो ब्लॉक वाला सिस्टम था। आप डायग्राम को यहां से ब्रेक कर दो और नीचे वाला पोर्शन कंसीडर कर लो। T माइनस, सपोज इसका मास m2 है, m2g, T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, वही दो ब्लॉक वाला सिस्टम। और उसमें हमने देखा था कि टेंशन डिपेंड नहीं करती वेदर द सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड्स और इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टल। तो अगेन इन दिस केस द टेंशन विल बी सेम बट एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। समटाइम्स आपको ऐसा दिया जाता है कि रोप पे फोर्स किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज एट सम एंगल दिस वे, तो आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो एफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ओनली चेंजेस द नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको टेंशन फाइंड करनी, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, बस एफ की जगह एफ कॉस थीटा आपको पुट करना है। अब मैं दो एग्जांपल्स और लेना चाहूंगा जो इंक्लाइन प्लेन के हैं और उसमें वेज को मूव कराया जा रहा है। ये वेज है जो इंक्लाइन प्लेन के जैसा होता है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है और ये होल सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। दिस सरफेस इज स्मूथ, ये भी स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ये सपोज कैपिटल एम है एंड सपोज इट इज स्मॉल एम। अब आपसे ये फोर्स पूछा जा रहा है, फाइंड एफ सो दैट स्मॉल एम डज नॉट स्लिप, यानी ये ब्लॉक इस पे स्लिप ना करे, फ्रिक्शन का ही नहीं है। अगर आप इसे ऐसे छोड़ देते हो तो ये स्लाइड करता है नीचे की तरफ। तो इट मीन्स दोनों के दोनों साथ चल रहे हैं। द टू ब्लॉक सिस्टम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, इस पे एफ लगा हुआ है। और जैसे मैंने बताया आपको कि जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक साथ चल रही हूं उनको आप सिंगल बॉडी एज्यूम कर सकते हो। तो इसमें भी हम यही करेंगे, पहले इस पूरे को एक सिंगल बॉडी एज्यूम कर लो। तो फ्रॉम आउटसाइड जो फोर्सेस हैं ये एफ है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस, और एक टोटल वेट। तो ये दो फोर्सेस तो हो गए वर्टिकल, और ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो ये बैलेंस करेंगे और एफ की वैल्यू हो जाएगी टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, इट इज क्वाइट इजी टू फाइंड। तो जब दो या दो ज्यादा बॉडीज एक साथ मूव कर रही हो तो दिस इज बेस्ट टू फाइंड फर्स्ट द एक्सेलरेशन, देन इनको सिंगल बॉडी एज्यूम करके तो हमने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन। अब हमें फाइंड करना था, सपोज ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज गिवन थीटा, वी हैव टू फाइंड दिस एफ। अब इसमें ना तो एफ पता है हमें और ना ए, इसका मतलब फर्दर इसे सॉल्व करने की जरूरत है, इससे तो सॉल्व नहीं होगा। अब हम इनको अलग अलग बना लेते हैं। अगर हम ये ब्लॉक कंसीडर करें छोटे वाला, जैसे ये प्लेन पे रखा हुआ है, वेज के ऊपर रखा है, मैंने वैसे ही बना लिया, और रेफरेंस के लिए ये वेज का सरफेस। अब इस पे जो फोर्सेस लगे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, ये एन इससे डिफरेंट है, सपोज इट इज N1। एक इसका वेट है स्मॉल mg। नाउ वो स्टेप्स FBD वाले, आपको एक तो क्या करना होगा, इसमें एक्सिस सिलेक्ट करनी होंगी। एक्सिस सिलेक्ट करने के लिए आप पहले देखोगे बॉडी इक्विलिब्रियम में या एक्सेलरेटेड है। दिस बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट इज एक्सेलरेटेड।
और ये चल कैसे रही है? इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एक्चुअली इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो आपको एक्सिस हॉरिजॉन्टल लेनी होगी। तो यहां वो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, एमजी के कंपोनेंट कर देते हैं, क्योंकि इस केस में ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है सरफेस पे, बल्कि ये हॉरिजॉन्टली मूविंग है। तो वन एक्सिस मस्ट बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द अदर परपेंडिकुलर टू इट, ऑब्वियसली दैट इज वर्टिकल। तो ये एक्स और वाई एक्सिस है। अब mg तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसके कंपोनेंट्स नहीं होंगे, हमें कंपोनेंट करने हैं n1 के। और ये देखो वो एंगल जो मैंने बता रखा है, जो इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा, नॉर्मल का वर्टिकल से वही एंगल बनता है, दिस विल बी थीटा। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, दिस विल बी n1 cos थीटा एंड दिस इज n1 sin थीटा। तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ma, और दूसरे फोर्सेस बैलेंस करेंगे उस एक्सिस के, यानी y एक्सिस के फोर्सेस बैलेंस। तो इसमें हम इन्हें अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि n1 तो चाहिए नहीं हमें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी कैन एलिमिनेट इट बाय डिवाइडिंग एंड विल बी a by g। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी find the value of a and put in this equation, then we'll get f. F is m plus m into a, and a is how much? G tan theta. So this is the value of the force required so that the block of small m mass may not slide on the surface. Next एग्जाम्पल कुछ सिमिलर सा है देखने में, बट इट इज डिफरेंट। सपोज एक वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, और ये वेज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, दिस टाइम द फोर्स ऑन द वेज इज दिस वे। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितना हम ये फोर्स मिनिमम लगाएं जिससे कि ये ब्लॉक वर्टिकली गिरे, F minimum, so that the small block falls vertically. वर्टिकली गिरने का मतलब है इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, और अगर ये अंडर ग्रेविटी फ्रीली गिर रहा है, इसका मतलब इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो है। दैट मीन्स दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि अगर ये कॉन्टैक्ट में होते हैं कि एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और mg और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट फिर कुछ और बनेगा, इट विल नॉट बी mg। तो ये बात तो कंफर्म है इसमें कि इनका नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, क्योंकि वर्टिकली गिर रहा है। फ्रीली फॉल तभी कर सकता है जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब है ये एक, आप सोचो अगर इसको हम बहुत तेजी से ब्लॉक को ऐसे वेज को खींच लें तो ब्लॉक नीचे गिरेगा, लेकिन हमें इतना फोर्स बताना है, मिनिमम फोर्स, जिससे कि जस्ट वर्टिकली गिरता रहे। यानी आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाओगे, जितना रिक्वायर्ड है मिनिमम उतना ही लगाओगे। तो उस केस में हम ये समझ सकते हैं कि इस वेज के मूव करने के साथ साथ ये ब्लॉक वर्टिकली गिर रहा है और दोनों के बीच में एक स्मॉल गैप बना रहता है, दैट गैप रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो ये वर्टिकली गिरेगा और वेज इसके नीचे से हटता चला जाएगा। कंपेयर करने के लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। सपोज ये सिचुएशन बना ली मैंने, कुछ देर बाद ये वेज एक्स मूव कर गया, दिस डिस्टेंस इज एक्स मूव कर गया, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ब्लॉक का, ये भी मूव कर जाएगा बाय एक्स। सपोज ये पॉइंट यहां था, तो ये मूव करके यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस हुआ एक्स। क्योंकि जब वेज एक्स मूव करेगा इसका हर पॉइंट एक्स मूव कर जाएगा, और ये ब्लॉक वर्टिकली गिर रहा है तो इसका मूवमेंट हुआ ये, लेट इट इज वाई। दिस एंगल इज थीटा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हैं, दिस इज ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एक्स और वाई में एक सिंपल सा
रिलेशन है y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से y आ गया x टेन थीटा। और जैसा रिलेशन ये डिस्टेंसेज में आया, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं dy बाई डी टी टेन थीटा dx बाई डी टी। एक्चुअली यहां टेन का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, x और y वेरी कर रहे हैं, वेज मूव कर रहा है, ब्लॉक वर्टिकली मूव कर रहा है। तो ये जो dy बाई डी टी है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विच इज डाउनवर्ड्स, एंड टेन थीटा इंटू दिस इज वेलोसिटी ऑफ द वेज vx, इट इज हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएंगे एक्सेलरेशंस। तो आप इसको बार बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, जो रिलेशन डिस्टेंसेज में आया वैसा ही रिलेशन वेलोसिटी में होगा और वैसा ही बनेगा एक्सेलरेशन में, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करोगे इन्हीं के डिफरेंशिएशन होंगे। अगर कोई प्लस माइनस में कांस्टेंट टर्म कहीं होती है उसका जीरो डिफरेंशिएशन होगा, वैसे इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो आप एक्स और वाई का यानी डिस्टेंसेज का पहले रिलेशन बना लो। ये जो रिलेशन आया, आपको आइडिया है कि जब डिफरेंशिएट करोगे इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, इसका होगा, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, इसलिए ये ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बन जाएंगे। तो ए वाई विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ए एक्स विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो यहां से ये ए वाई हमें पता है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज द ब्लॉक इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एंड इट इज ए विच इज रिक्वायर्ड। तो ए आ गया यहां से g बाई टेन थीटा विच विल बी g कॉट थीटा। सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट f। अब क्योंकि इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है ब्लॉक और वेज के, तो वेज पे एक वर्टिकल फोर्स यहां से आएगा सरफेस से, नॉर्मल रिएक्शन, एक mg आएगा, और कोई फोर्स नहीं है एक्सेप्ट दिस। देयर इज ओनली वन फोर्स, दिस वन, एंड इट विल बी m इंटू a। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ a। So this is how we can find the force, minimum force required to move the wedge so that the block may fall vertically freely. That's all for today, students. In the next class, we will discuss conservation of momentum. Thank you.